नमस्कार साथियों, एपी एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा ये शो द अनुरतन शो विशेष खास रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे मेहनत की, संघर्ष गाथा, मंजिल से मेहनत करते हुए हमें कैसे मंजिल तक पहुंचना है, इसके बारे में हम पूरी विस्तृत में चर्चा करेंगे। इस पॉडकास्ट में हम निर्णय कैसे लें और लगातार मेहनत करते हुए सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में खास बातचीत करेंगे। आज के हमारे अतिथि हैं प्रेमाराम जी डूडी सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे धन्यवाद। द अनुरतन शो में। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और आप सभी के व्यूअर्स को, आप सभी के फॉलोवर्स को और सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और आपने ये अवसर दिया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरी आवाज़ आप दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। मेरे थोड़े बहुत भी ज्ञान से अगर किसी का भला होता है तो वो मेरे लिए सब बहुत बड़ी चीज़। बिल्कुल सर। सर के बारे में मैं बता देता चाहता हूँ आपको। सर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के 2023 बैच के अधिकारी हैं। सर भारतीय वायुसेना में 21 वर्ष कार्य कर चुके हैं। सर ने अध्यापक के रूप में और उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। तो सर आप 21 साल तक भारतीय वायुसेना में आपने काम किया है और उसके बाद में आप सिविल सेवा की तरफ आए हैं। तो कैसा सफर रहा सर आपका? देखिए अनुतन जी कि एयरफोर्स में जाने के बाद जब हम 17 साल के 18 साल के वो लड़के होते हैं, एकदम यंग होते हैं, डायनामिक एनर्जी होती है, उस टाइम में हम जब फौज ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद जब एक दशक 2 दशक निकलते हैं तो एक लंबा समय होता है। हम लगभग लगभग 38 39 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं। तब लगता है कि हम एक तरह से समाज से कट ऑफ हो चुके होते हैं। तो वापस उस समाज में जाके मिलना है, समाज के लिए कुछ करना है और हम अपना जो योगदान है वो समाज में भी कुछ दे सकें, कुछ अर्पित कर सकें। तो इस हिसाब से फिर हमें लगा कि भाई 2 दशक ज़िंदगी के यहाँ दे दिए बहुत होते हैं, अब अपने समाज की तरफ भी अपनी कुछ नैतिक दायित्व बनते हैं और उसके बाद एक स्टेप लेना पड़ता है कि भाई अब मुझे घर की ओर चलना है और मेरे घर के पास चलना है, क्योंकि उस एज में आपके माँ बाप भी बूढ़े बूढ़े होते हैं। बिल्कुल, आपने बताया है कि आपने सोचा है कि आपको जॉब करनी है, तैयारी करनी है। तो सर एयरफोर्स में आपने 21 साल सेवाएं दी है, तो आप कुछ और भी कर सकते थे। तो जॉब करना है और इस प्रतियोगिता में आप अपने आप को कहाँ फिट कर कर पाते थे वहाँ? इतने कॉम्पिटिशन में आप कूदे और उसमें आप जीते अभी। तो जब आप इस कॉम्पिटिशन में आने वाले थे तो आपको डर नहीं लगा? देखिए जैसे फौज छोड़ने का डिसीजन होता है, एयरफोर्स छोड़ने का डिसीजन कोई आसान डिसीजन नहीं है। जैसे हमारे ज़िंदगी के ज़िंदगी के जो डिसीजंस होते हैं, जैसे भाई सगाई संबंध होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, बच्चे होते हैं, नौकरी लगना होती है, वैसे ही रिटायरमेंट का जो एक डिसीजन है बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि आप एक हाथ में आई हुई नौकरी जो आराम से सुचारू रूप से 20 साल से चल रही है, बिल्कुल। उसको छोड़ करके एक नई इनिंग शुरू करने जा रहे हो। तो ये इतना आसान नहीं होता है कि आप एक डिसीजन ले सको, लेकिन कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जैसे ही हमने देखा कि भाई मुझे आगे कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो फौज होती है वो 18 19 साल में आपसे पूछ लेती है कि भाई अब आगे सर्विस करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई मैं अब पढ़ाई करूंगा और मैं आगे जा करके अपनी राजस्थान स्टेट सर्विसेज की नौकरी में करूंगा। बिल्कुल और सर। उसके बाद मैंने अपना डिसीजन लिया और मैंने वहाँ से क्विट करके और अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। और एक कंपटीशन की तैयारी करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी एज होती है लगभग लगभग 40 साल। और बिल्कुल। 40 साल में एक यंग लड़कों से लड़कियों से compete करना, सेम हाँ। पेपर फाइट करना, सेम कंपटीशन में बैठना, तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए लगातार कंटिन्यूस मेहनत चाहिए और वो मेहनत हमने की और अपने आप को साबित किया और बिल्कुल आज हम सर। इस पद पर है। सर जैसे हम बात करें आपके बचपन की, तो सर आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपने 12वीं तक की पढ़ाई के बारे में आप बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, 12वीं तक की कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है? अनुज जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वैसे मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी भी फौज में थे। बिल्कुल सर। और उसके बाद मेरी जो शिक्षा हुई वो केंद्र विद्यालय से हुई। मैं सीबीएसई बोर्ड से 10वीं मैंने 1998 में 10वीं करी। उसके बाद 1998 में मेरे 66 परसेंटाइल थे, जो आज 90 95% के बराबर है। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर मैंने साइंस पीसीएम ली, बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मैंने 60% से सन 2000 में मैंने 12वीं पास करी। लेकिन मेरा रुझान 10वीं के बाद ही था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है, और उसमें स्पेशली एयरफोर्स नंबर 1 पे रखी और नेवी रखी। तो मैं उन्हीं की तैयारी करता था और उसके हिसाब से तो मुझे बेस मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नौकरी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए सबके मोटिवेट किया। और मैंने उस हिसाब से एयरफोर्स को बनाया कि भाई मेरा गोल बनाया कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है। और मैं एयरफोर्स के 2 पेपर, नेवी का पेपर, ऐसे बहुत सारे पेपर्स उस टाइम ही क्रैक कर लिए थे। बिल्कुल सर। और 12वीं करने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। सर 12वीं करी आपने,
उसके बाद में और भी कई फील्ड में आप जा सकते थे, लेकिन आपने वर्दी चुना। वर्दी चुनने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन रहा? क्या कुछ ऐसी कोई घटना हुई जिससे आपको वर्दी के लिए प्रेरित किया उस घटना ने? जब मैं 2001 में भर्ती हुआ था, उससे पहले 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। अच्छा। और चूंकि मेरे फादर खुद सर्विस में थे, तो मैंने देखा कि वर्दी पहनने के बाद आदमी का जो रौब है वो अलग ही दिखता है। बिल्कुल। और वहाँ से उस टाइम जो माहौल बना था सन 1999 से लेकर 2000 तक, वो पूरा फौज के प्रति मतलब जोश भरा हुआ था कि हमको फौज ही ज्वाइन करनी है। बिल्कुल। और मेरे दो दोस्त थे, वो भी एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैं भी उनके साथ मिलकर, हमारा ग्रुप ऐसा था कि हम सब ग्रुप वाले एयरफोर्स और नेवी में ही भर्ती हुए। तो वो संगति का असर होता है, जैसी संगति वैसे आप बनोगे। तो मेरी संगति अच्छी थी और सब एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए। और इसके बाद फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। बिल्कुल टेक्निकल सर। नॉन टेक्निकल दोनों में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे को जो कॉल लेटर पहले आया मैंने उसी को ज्वाइन कर लिया। सर जब आप एयरफोर्स की तैयारी करी आपने, फिर आपका सिलेक्शन हो गया, तो जब सिलेक्शन हुआ तो कैसा महसूस हुआ आपको? अब क्या उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उस खुशी को तो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। या बताऊं कि मैंने अपने पिताजी को और माताजी को किसी को नहीं बताया था कि मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था अच्छा। और मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। लेकिन उसी दौरान मेरी दादी एक्सपायर हो गई, तो जो कॉल लेटर था वो मेरे घर पे आया और सीधा वहीं पे मेरे पिताजी के हाथ में मिला। उन्होंने एक तरफ कॉल लेटर देखा, एक तरफ मेरी शक्ल देखी, बोला ये क्या है। अच्छा। मैंने कहा ये तो एयरफोर्स अच्छा, का है। उनको एकदम वो सरप्राइजिंग लगा। सरप्राइज मिला। अच्छा, तो अच्छा। बोला अब, मैंने कहा अब जाना है। हुँ। तो वो खुशी का ठिकाना तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ये साढ़े बिल्कुल। 17 साल में आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो, आप बिल्कुल। सिक्योर हो रहे हो और एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले हो। इसलिए फिर मैंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है, एयरफोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन ऑल इंडिया। बिल्कुल सर। क्योंकि सर आपने 21 साल भारतीय वायुसेना में बिताए, वो काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो कैसा अनुभव रहा सर आपका ओवरऑल 21 साल का? अब 21 साल का जो अनुभव है वो तो साहब कहते हैं रोम रोम में बसा हुआ है बिल्कुल और सर। रग रग में बसा हुआ है। क्योंकि एक नए जवान लड़के को, जिसको कुछ भी नहीं पता होता दुनियादारी के बारे में, उसको समय से पहले परिपक्व बनाना, उसमें उसके बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। वो बंदा डिसिप्लिन हो जाता है, पंक्चुअल होता है, उसमें इंटीग्रिटी लॉयल्टी कूट कूट के भर दी जाती है। उसको मेहनत करना, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होना प्लस सिंसियरिटी से काम करना, नए काम सीखना, फिजिकली फिट रहना, मेडिकली फिट रहना, ये सब जो है वो एयरफोर्स की बदौलत ही है। और उसमें एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि जो आज हम आकर के सबके सामने आज आपको बता रहे हैं कि भाई अ, अगर इनिशियल में एयरफोर्स की जॉब लग जाए तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल सर। सर एयरफोर्स के अंदर क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होती है, बिल्कुल। तो उस चैलेंजिंग जॉब के अंदर हमें जीवन में क्या सबक सीखने को मिल सकते हैं? उस जॉब के अंदर जो रूटीन है, डेली लाइफ का जो रूटीन, आपका क्या रूटीन रहता था सर? सुबह आपका शुरुआत किस टाइम से होती थी और लास्ट तक आपका क्या रूटीन रहता था? देखिए, जो एयरफोर्स है या कोई भी फौज ले, डिफेंस फोर्सेस ले, वो एक जॉब मात्र नहीं है, वो एक आपकी ज़िंदगी है। और वहाँ पे आप जो सीखते हैं वो ज़िंदगी भर काम आता है। वो बिल्कुल। आपकी नेक्स्ट जनरेशन में आता है। आप 3 पुश्तों को सुधार रहे होते हैं, आपके माँ-बाप की भी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी, तीनों को सँवार रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब आप इनिशियल में वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का वर्क एटमॉस्फेयर, वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का एक्सपोज़र, उसके बाद जो नए-नए लोगों से पूरा इंडिया, वहाँ पूरा भारत वहाँ इकट्ठा होता है। हर राज्य से वहाँ बंदे होते हैं। वहाँ कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं, सब हम भाई हैं और उसके हिसाब से चलता है। तो वहाँ से भावना है कि भाई हम सब एक हैं और हमको ज़िंदगी में सबको मिल कर के काम करना पड़ता है और अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। फ़ौज टीम वर्क होती है, टीम से चलती है। और उसके बाद हम सब जो है वहाँ पे इतनी बंधुता से रहते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं, खुशी से खाते पीते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं। और उसके बाद आपका इतना एक्सपोजर होता है, अलग अलग जगह हम पोस्टिंगें काटते हैं, कभी हार्ड एरिया, कभी पीस एरिया। तो उससे एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के कारण आज हर जगह हम इंडिया में कहीं भी भटक नहीं सकते। हम चाहेंगे तो हम आराम से उस गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, जो कि एक सिविल कैंडिडेट को बड़ी मुश्किल होती है। सर अभी आपने ये इतनी सारी बातें बताई जो आपने एयरफोर्स में सीखी, तो अभी आप क्योंकि सिविल सेवा में हैं, तो वो बातें आज आपके कहाँ काम आ रही हैं? उन बातों पे आज क्या प्रासंगिकता है उन बातों की? देखिए, प्रासंगिकता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज जो हमें वो एयरफोर्स की बदौलत है, थैंक्स टू एयरफोर्स, कि भाई उन्होंने हमें इतना बेस दिया, प्लेटफॉर्म दिया, एक्सपीरियंस दिया, एक्सपोजर दिया, जिसके कारण आज हम सिविल में भी वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज में हैं और वहाँ भी हम अपना डंका बजा रहे हैं। बिल्कुल। और काम में हम कहीं पीछे नहीं रहते, डिसिप्लिन में हम कहीं पीछे नहीं रहते, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, लॉयल्टी में हम सबसे आगे हैं। और कई जगह तो बड़े बड़े जनरल मैनेजर, मैनेजर और बड़े बड़े पोस्ट अधिकारियों ने हमारे बारे में लिख के भेजा है कि साहब जो एक्स सर्विसमैन है ये रीढ़ की हड्डी है और इन्होंने हमारी जो डेड ब्रांचेस है उनको अलाइव कर दिया है। बिल्कुल। और कहते हैं कि
एक समय ऐसा आता है जब आपको अब समाज के साथ साथ अपने प्रदेश के प्रति और अपने घर के पास में कुछ न कुछ योगदान देना है, तो हम उस स्थिति में आ चुके हैं। सर के युवा होते हैं जो किसी काम को करते हैं उसमें सफल होना चाहते हैं, लेकिन 2-3 बार असफलता प्राप्त हो जाती है तो टूट जाते हैं। लेकिन आपने क्योंकि इतना लंबा सफर रहा, 21 साल की आपने सेवा करने के बाद में आपने अध्यापक की नौकरी करी, उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी करी और अब आप राजस्थान अधिराज्य लेखा सेवा में हैं। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही मेरा संदेश है कि देखो, देर इज नो शॉर्टकट टू गेट द सक्सेस, और फेलियर्स इज पार्ट टू सक्सेस। कभी भी कोई बंदा एक बारी में नहीं हो पाता है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होई सुजान, बिल्कुल। रसरी आवत जावत सर पे पड़त निशान। मतलब आप ऐसे सक्सेस नहीं हो सकते। जो आपने मेहनत करनी है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई तोड़ तोड़ नहीं है। और आपको ज़िंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत ही दिला सकती है। और हम जो है, कोई भी हमारा जो हम जिस परिवेश से आते हैं वहाँ पे चांदी का चम्मच लेके हम पैदा नहीं हुए हैं। आपको मेहनत करोगे, जब किसान खेतों में मेहनत करता है तभी अनाज उगता है। अगर वो मेहनत ही नहीं करे तो घर कुछ नहीं लेके आएगा। वैसे ही है, आप पढ़ाई करोगे ढंग से और आपका गोल निश्चित करोगे कि मुझे ये बनना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप सोचोगे कि बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकता आपको। तो मेहनत ही और हार्ड वर्किंग और आपकी डिसिप्लिन और आपके कंटिन्यूटी, ये ज़िंदगी में ज़रूरी होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। सर जब आपने एयरपोस्ट की सेवा ज्वाइन करी थी, क्योंकि उस टाइम तो क्या योग्यता रही होगी सर आपकी जब आपने ज्वाइन की होगी? जब हमने ज्वाइन की थी उस टाइम में 10वीं पास थी। अच्छा, और फिर 10वीं उसके पास। बाद में हमारे 4-5 साल के बाद बस 12वीं पास हो गई। अच्छा। लेकिन मैं 12th पास करके ही मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करी थी। अच्छा, तो सर आपने एयरफोर्स 12th पास कर ज्वाइन करी, लेकिन क्योंकि अभी आप जिस सर्विस में उसमें मिनिमम ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्या आपने सर्विस में रहते हुए ही करी है? बिल्कुल, मैंने सर्विस में रहते हुए की। और अच्छा। सर्विस में क्या होता है कि आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई मेरे को एक ग्रेजुएशन करनी है, तो मैंने पत्राचार के माध्यम से हम्म, ग्रेजुएशन करी थी। ठीक है। और उसमें लिख के देना पड़ता है कि भाई मेरा जो सर्विस का काम है वो हैम्पर नहीं होगा। लेकिन हमारी जो फौज की नौकरी है वो 24/7 है, इतना बिल्कुल। आसान नहीं है। क्योंकि उस एज में फिर आपकी 4-5 साल की नौकरी पर शादी भी हो जाती है, और फिर घर से दूर रहते हैं, छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो वो छुट्टी में आपको घर भी आना होता है। बिल्कुल। फिर आपको पढ़ाई भी करनी होती है, एग्ज़ाम भी देने होते हैं। तो 24/7 की जॉब में बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल मैं सर। उस मुश्किल में क्या करता था कि संडे ड्यूटी करता था, मंडे ऑफ मिलता था, उसमें जाके एग्ज़ाम देता था या छुट्टी लेके जाता था। बिल्कुल सर। तो फ़ौज में पढ़ाई करना मतलब एक जो सिविल कैंडिडेट करता है, हम्म, उसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस बंदे को। बिल्कुल सर। और वो बहुत कुछ पढ़ाई से दूर हो चुका होता है। 3-4 साल की जो 1-2 साल की ट्रेनिंग होती है, 3-4 साल की नौकरी होती है, तब तक वो पढ़ाई से बहुत दूर हो चुका होता है। और फिर वापस वो पढ़ाई की रूटीन में आना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उससे जूझना पड़ता है उसको। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने बताया है कि आपने सर्विस में रहते हुए तैयारी करी। तो सर जब आप इस सिविल सेवा की तरफ आप आने का विचार कर रहे थे, तो आपने ड्यूटी के साथ में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करी है। बिल्कुल। तो वो सफर कैसा रहा आपका? जब ड्यूटी के साथ-साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की बारी थी, तो मैंने सारी कोचिंगें ऑनलाइन करी। फिर बिल्कुल। मुझे एक बार में तो समझ में नहीं आया कि भई क्या हो रहा है? क्योंकि मैं राजस्थान में 20 साल तक रहा नहीं, और ना मैंने राजस्थान का कभी उस टाइम 20 साल में अखबार पढ़ा, ना मैं राजस्थान की जीके के टच में रहा। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मुझे पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने दूसरी बार फिर से वो ऑनलाइन क्लासों का रिवीज़न किया। फिर देखा कि हाँ, कुछ समझ में आने लगा। तो फिर मैंने देखा नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको सेल्फ हैंडमेड नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर मैंने जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, इन सब के मैंने 400-400 पेज के हैंड रिटन नोट्स बनाए खुद। और फिर मैं नोट्स का रिवीजन करता था। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि रिवीजन ही डिवीजन है, और बिल्कुल सर। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, निरंतर अभ्यास और आपका रिवीजन आपको सक्सेस दिलाता है। एक टाइम ऐसा है कि मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि भाई मैं बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर दूंगा, बिल्कुल। और लाइन से एग्जाम क्रैक होते चले गए। तो ये है कि प्रैक्टिस और आपका रिवीजन, यही दो इंपॉर्टेंट है। और आपके सेल्फ हैंडमेड नोट्स होंगे जिसको बार बार दोहराओगे। कम पढ़ो लेकिन बार बार रिवाइज करो, उसी से आप सफलता पाएंगे। सर आपके जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई विचार या ऐसी कोई बात जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिन्होंने आपके जीवन को बदला है, वो बताइए सर। जब फौज में था तो पहले के 3-4 साल की नौकरी मेरे मजे मजे में निकल गई। बिल्कुल। जब मजे मजे में निकल गई क्योंकि पैसा भी आ रहा था, और हम्म, नए यंग थे, घूमना फिरना भी शौक था, बाइक बिल्कुल। ले ली, मूवी वूवी देखना। तो मैंने बिल्कुल। देखा कि 4-5 साल की नौकरी बीत गई मजे मजे में, और मैंने ग्रेजुएशन तक स्टार्ट नहीं करी। बिल्कुल। लेकिन मेरे साइड वाले कुछ दोस्त थे जिन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रखी थी। जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन हुई, कोई एसआई बन गया, कोई आरएस बन गया, कोई कमीशन अफसर बन गया, कोई आर्मी में अफसर बन गया, किसी ने बिल्कुल। सीडीएस क्रैक कर लिया। तो मुझे एक झटका सा लगा कि भाई हम सबसे पीछे रह गए।
बिल्कुल। तब मुझे अंदर से जागा कि नहीं भाई ऐसे तो नौकरी नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सिर्फ नौकरी से तो हैंड टू माउथ रह के चले जाएंगे, बिल्कुल। तो इससे तो एक घर भी नहीं बनने वाला, बड़ी मुश्किल से बनेगा बनेगा तो। बिल्कुल। कोई नौकरी एक जगह मुझे मौका मिला, मैंने बीएड करी, फिर दोबारा मैंने एमए करी, फिर मैंने बीकॉम करी, उसका मैंने ट्रांसलेटर कोर्स किया, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार मैं 15 साल तक पढ़ता रहा। और बिल्कुल इन सर। लास्ट के 15 साल के बाद फिर 2 साल मैंने तैयारी में दिए और बिल्कुल। जम के तैयारी करी। और उन 2 सालों में मैंने आरएस लेवल की तैयारी करी थी, जिसके कारण मैं आरएस प्री तो क्वालिफाई हुआ, लेकिन मैं मेंस दे नहीं पाया कुछ कारणों से। तो तैयारी करी और उसका आज आपके सामने रिजल्ट है कि 2-3 नौकरियां लेकर के मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। सर, क्योंकि आप अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक के पद पे रहे हैं, तो बच्चों के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? देखो आज तो जो स्कूल में मैंने पढ़ाया है, पहली स्कूल थी मेरी बासनी हरि सिंह, अपने अच्छा। प्रिंसिपल कैलाश जी सांगवा साहब और पूरा स्टाफ जो है अच्छा। वो, और बच्चे आज भी याद करते हैं। वो मेरी कर्म भूमि रही है सबसे पहले, बिल्कुल। और मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। और बिल्कुल। बच्चों को जो मेरा ज्ञान था, जो मेरा नॉलेज था, जो 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस एक्सपोजर था, वो मैंने पूरा उड़ेलने की कोशिश की और बच्चों ने उसको बहुत सराहा। उसके बाद जब वरिष्ठ अध्यापक बना, तो वहाँ भी जो चांद्रक स्कूल ओसिया के अंदर में है, वहाँ मेरे को पोस्टिंग मिली। वहाँ भी मैंने अपना 100% दिया। वहाँ भी बच्चों का और गाँव वालों को इतना स्नेह मिला, जिसके बारे में आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल सर। और आज वहाँ के बच्चे ये आज भी है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए क्या मार्गदर्शन के रूप में कुछ संदेश हो सकता है? संदेश ये है कि साहब, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गेट द सक्सेस। और आप रिवीजन करें, रिवीजन ही डिवीजन है, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। उसके बाद आप हार ना माने, अपना गोल निश्चित करें। यहाँ पे 10वीं के बाद बच्चों को ये नहीं पता होता मुझे सब्जेक्ट कौन सा लेना है, बिल्कुल। साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, मुझे ज़िंदगी में बनना क्या है। तो आप अपना गोल निश्चित करें, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको लगता है नौकरी करनी है तो कौन सी नौकरी करनी है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उस तरफ आपका रुझान बनाएं। और पढ़ाई के अलावा सबसे, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे आसान भी पढ़ाई है और सबसे मुश्किल भी पढ़ाई है। आपको लगता है कि अगर पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो कुछ तपते हुए धूप में किसान के खेत में जाके आप देखिए, और कि वहाँ वो काम आसान है या आपकी पढ़ाई आसान है, तब आप 2 दिन में धाप जाएंगे और बोलेंगे साहब मैं तो पढ़ाई करूंगा बस। और पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए आज के टाइम में। अपने जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, किताबों को आप अपना दोस्त बनाइए, और वो हमेशा आपका साथ देंगी, बाकी कोई साथ नहीं देगा। ज्ञान ही आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। जितना हो सके आप सीखिए, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, स्मार्टफोन से, इनसे दूर रहिए। जितना मोबाइल से दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और जो मास्टर पढ़ाते हैं डेली जाकर के घर में रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, उससे आपका जीवन सफल होगा। और कोई तरीका नहीं है सक्सेस होने का पढ़ने के अलावा, पढ़ाई ही आपको आगे ले जा सकती है। बिल्कुल सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। द एपी एजुकेशन ऑफिशियल चैनल के द अनुरतन शो में आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत। और आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी मार्गदर्शक बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद और अनुज जी। और बिल्कुल। एक बात जाते ये कहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।